सन सुंदरी त्वाम। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी के चरणों में मेरे प्रणाम। इस व्याख्यान माला के मार्गदर्शक कुलपति श्री गोपबंधु जी मिश्र जी, आयोजक डॉक्टर दशरथ जी जादव जी और संयोजक विद्वत वरेण्य नरेंद्र भाई महोदय और सभी संस्कृत अनुरागियों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आचार्य मम्मट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आचार्य मम्मट हमारे अलंकार शास्त्र की परंपरा के बहुत बड़े आचार्य हो गए हैं और इतना बड़ा काम किया है। अलंकार शास्त्र में बहुत से संप्रदाय भी है, जैसे 6 संप्रदाय हैं। मम्मट कोई संप्रदाय के स्थापक नहीं, फिर भी उनका उतना ही महत्व है जितना भरत मुनि का है, जितना वामनाचार्य का है, वामन का है। इस प्रकार तो मम्मट ने ऐसा कौन सा कार्य किया है, मम्मट ने कैसे कार्य किया है, क्या क्या ऐसे कार्य किए हैं कि मम्मट इतने बड़े आचार्य माने जाते हैं और एक माइलस्टोन हमारे अलंकार शास्त्र के रास्ते में गिने जाते हैं। तो ऐसे मम्मटाचार्य का कौन सा प्रदान है इस संस्कृत अलंकार शास्त्र में, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे। पहले मैं याद करूंगा महो महापाध्याय काणे महोदय को। काणे जी ने 3 बात बताई है मम्मटाचार्य के बारे में, बहुत अच्छी बात बताई है। उन्होंने कहा है कि इन तीनों कारणों से मम्मट इतने बड़े आचार्य माने जाते हैं। पहली बात काणे जी बताते हैं, वे कहते हैं कि शताब्दियों से अलंकार की बहुत सी चर्चा हुई। इस चर्चा का विचार और इस चर्चा का सार मम्मटाचार्य ने काव्य प्रकाश में दे दिया है। यह बहुत बड़ी बात है, यह मम्मट की बहुत बड़ी देन है कि इतनी शताब्दियों का जो अलंकार शास्त्र का सार एक साथ उन्होंने दे दिया है। काणे महोदय की दृष्टि से पहली महत्ता मम्मट की यही है। दूसरी जो बात है वो बहुत ध्यानार्ह है, बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर काणे जी ने कहा है कि मम्मटाचार्य जो है वे स्वयं अ, अनेक बाबतों के उद्गम बिंदु है, उद्गम स्थान है। मम्मट ने कई ऐसी बातें बताई है जो मम्मट ने ही बताई और मम्मट से ही वो शुरू हुई है। कौन सी बातें हैं? काणे जी कहते हैं कि भावी काव्य मीमांसा पद्धति, उसका उद्गम बिंदु मम्मट है। और न केवल इस पद्धति से जुड़े अनेक विषयों के उद्गम बिंदु, अनेक विषयों का उद्गम बिंदु भी मम्मट ही है। यह विषय सचमुच बहुत अच्छा है, गवेषणीय है। इसके बारे में हम सोच भी सकते हैं, सोचना भी चाहिए कि भावी काव्य मीमांसा पद्धति मम्मट ने किस प्रकार शुरू की और कैसे उद्गम बिंदु बने, ये भी हमें सोचना चाहिए। वो गवेषणीय विषय है। और तीसरी बात जो काणे जी बताते हैं, वो बात वो है कि मम्मट ने यद्यपि सर्वांगीण मूल्यांकन किया है अलंकार शास्त्र का, पर जितना हो सके उतना संक्षेप भी किया है। यह सचमुच प्रशंसनीय है। तो काणी जी की दृष्टि से मम्मट 3 बातों में बहुत महत्वपूर्ण है। मम्मट के बारे में ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। इन कारणों से मम्मट इतने बड़े आचार्य माने जाते हैं। अब हम सोचते हैं दूसरी बात। तो दूसरे एक विद्वान है गणेश देश पांडे जी। गणेश देश पांडे जी भी अलंकार शास्त्र के प्रखर आचार्य हैं और बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने। उन्होंने बताया कि मम्मट है ने वो अलंकार शास्त्र का चरम बिंदु है, उत्कर्ष बिंदु है, बहुत बड़े आचार्य हैं। क्योंकि उन्होंने पहला कारण यह दिया कि एक शतक के बाद ही मम्मट के एक शतक के बाद ही भीमसेन जैसे टीकाकार वाघ देवतावतार कहते हैं। तो शताब्दी में ही वे वाघ देवतावतार गिने जाने लगे और लोग पहचानने लगे इस प्रकार। तो यह उनकी बहुत बड़ी महत्ता है। पर वाघ देवतावतार क्यों हुए, इसके बारे में देश पांडे जी ने भी एक बहुत बड़ी बात की है। वे कहते हैं कि अलंकार शास्त्र जो है हमारा, अलंकार शास्त्र में मम्मट के बाद
कोई सैद्धांतिक परिवर्तन नहीं हुआ है। जो कुछ परिवर्तन हुआ है वो केवल विवरणात्मक, डिटेल बोलते हैं, विवरणात्मक परिवर्तन हुआ है, ऐसा उनका कहना है। बात ठीक भी है। हमारी भारतीय परंपरा, हमारे अलंकार शास्त्र की परंपरा में मम्मट के बाद खास कुछ ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है कि बाद में तो बहुत सा परिवर्तन हुआ हमारे यहाँ, जैसे कि बहुत से काव्य प्रकार भी आए इस प्रकार। तो हम अन्य देशों के साहित्यों के संपर्क से बहुत कुछ नया नया करने लगे हैं, यह बात अलग है। पर हमारी जो परंपरा है उसमें कुछ नया नहीं आया। बाकी बहुत कुछ आ गया है और आना भी चाहिए युग के अनुसार। हम गजल भी ले आए हैं, संस्कृत में हाइकू भी ले आए हैं इस प्रकार। पर यह तो अलग बात है। पर भारतीय अलंकार शास्त्र की परंपरा जो है, उस परंपरा में कुछ नया नहीं आया है, ऐसा गणेश देश पांडे जी का कहना है। तो यह बात भी है। और मम्मट के बारे में गुजरात के एक विद्वान है, उन्होंने सोदाहरण चर्चा की है, उदाहरण सहित चर्चा की है। वे विद्वान है डॉक्टर रमेश बेटाई। रमेश बेटाई जी कहते हैं उनकी दृष्टि से मम्मट के तीन महत्व है। क्यों इतने बड़े आचार्य हो गए हैं मम्मट? तो वो बोलते हैं कि मम्मट ने सुभग समन्वय किया है। यह पहला महत्व है मम्मट का। उन्होंने समन्वय किया है सभी वादों का, सभी मतों का। अलंकार शास्त्र में जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध मत थे और जो प्रसिद्ध आचार्य थे, इन आचार्यों के मतों का सुभग समन्वय किया है। कैसे किया है? तो उन्होंने दो एक उदाहरण भी बताए हैं। वे बोलते हैं कि देखो, जैसे कि काव्य के हेतु है, मम्मट बोलते हैं प्रथम उल्लास में, शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। तो उनका कहना है काव्य कैसे लिखे जाते हैं, काव्य के हेतु, काव्य का कारण क्या है, ये देखना चाहिए। तो काव्य के हेतु में पहला हेतु है शक्ति। तो यह न केवल वो दंडी ने भी ऐसा ही किया है। दंडी भी कहते हैं नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम, ऐसा काव्यादर्श में कहा है। नैसर्गिक की प्रतिभा होनी चाहिए। तो बेटाई जी कहते हैं कि देखो यहाँ दंडी के मत का स्वीकार किया गया है। तो ऐसे समन्वय करते हैं मम्मट। मानो कि मम्मट की काव्य की व्याख्या है, तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। उसमें अदोषौ पद है, जो शब्दार्थों का विशेषण है यह पद। तो शब्दार्थौ अदोषौ, अदोषौ होने चाहिए, दोष रहित होने चाहिए शब्दार्थ। तो इस बात को मम्मट ने बताई है, पर अन्य आचार्यों ने भी पहले बताई थी। भामह ने भी कहा है सर्वथा, इस प्रकार भामट ने भी भामह ने भी बताया है कि शब्दार्थ दोष। शब्दार्थ इसके विशेषण के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो तदल्पम अपि नोपेक्ष्यम काव्य दुष्टम कथंचन। दंडी का कहना का है कि काव्य में असाधु प्रयोग नहीं होने चाहिए, शब्दार्थ दोष रहित ही होने चाहिए, अल्प भी नहीं होना चाहिए दोष। तो यह पूर्णता का आग्रह है। तो मम्मट ने कहा है अदोषौ इति। तो मम्मट के मत में तो यहाँ बेटा जी बताते हैं कि भामह का जो मत है, दंडी का जो मत है, इन मतों का समन्वय दंडी मम्मट ने किया है। इस प्रकार वो अनेक वादों का समन्वय करके मम्मट ने काव्य प्रकाश की रचना की है।
यह संस्कृत भाषा में, संस्कृत के अलंकार शास्त्र में उनकी बड़ी बहुत देन है। दूसरी बात बोलते हैं सूत्रात्मकता, जो काणे ने भी कहा है कि वह संक्षेप में बहुत कुछ कह दिया है। यह बात बेटे जी भी बताते हैं। बेटे जी ने कहा है कि अभिनव भारती ने रस निष्पत्ति के 4 वाद की विस्तृत चर्चा की है, बहुत बड़ी विस्तृत चर्चा की है। इस चर्चा को मम्मट ने चौथे उल्लास में अत्यंत संक्षेप के साथ फिर भी अच्छी तरह कर दी है। इस चर्चा की है मम्मट ने। तो यह मम्मट की सूत्रात्मकता है। यह भी बेटाई जी बताते हैं कि सूत्रात्मकता भी उनकी विशेषता है। इसके कारण बहुत कुछ एक ही ग्रंथ में वे कह पाए हैं। तीसरी विशेषता बेटाई जी बताते हैं अनुयायी। मम्मट के अनुयायी भी हैं। मम्मट ने इतना अच्छा काम किया है तो मम्मट का अनुसरण करने वाले बहुत से विद्वान है। सागर नंदी भी है, आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र, हेमंत चंद्राचार्य भी है, राजानक भी है। ऐसे बहुत से आचार्यों ने मम्मट का अनुसरण किया है। यह भी मम्मट की एक बहुत बड़ी विशेषता है। पर संस्कृत अलंकार शास्त्र में जो प्रदान किया है, वो प्रदान में तो दो ही बात यहाँ हम ध्यान दे सकते हैं। दो ही बात अच्छी है। एक बात यह है कि उन्होंने मम्मट ने समन्वय किया है और सूत्रात्मक का संक्षेप में किया है। अब तीसरी बात, एक तीसरे विद्वान है, चौथे विद्वान विश्वनाथ शिरोमणि, विश्वनाथ सिद्धांत शिरोमणि, उन्होंने दीपिका टीका लिखी है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह मम्मट का महत्व बताया है। मम्मट क्या है, क्या किया है उन्होंने। तो दो भागों में उन्होंने बताया है। वे बोलते हैं कि मम्मट के पूर्व जितने आचार्य हो गए हैं, उनका समन्वय, और जहां उनको ऐसा लगा कि यह लेने जैसा है, यहाँ कुछ सुधार करने जैसा है, जैसे कि हम वार्तिक की व्याख्या बोलते हैं ना, उक्ता अनुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम, इस प्रकार। तो उक्त अनुक्त दुरुक्त की चिंता जैसे वार्तिक में की जाती है, ठीक उसी प्रकार मम्मट ने भी ऐसा कुछ किया है। तो मम्मट ने मानो जैसे कि भरत का रस सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी, यह सूत्र जो है, इस सूत्र के बारे में बहुत सा ऊहापोह हुआ है इस अलंकार शास्त्र में। इसका बहुत अच्छा सार मम्मट ने दे दिया है इसमें काव्य प्रकाश में। फिर भामह है, भामह ने अलंकार की बात तो बताई, और उन्होंने संस्कृत काव्य की व्याख्या, संस्कृत काव्य का लक्षण दिया, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। इस लक्षण को बहुत अच्छी तरह, बहुत ठीक तरह मम्मट ने बताया है। तो इस लक्षण में परिष्कार करके बहुत अच्छी तरह वे ले आए हैं। वो बोलते हैं तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ इति। इस प्रकार भामह में उन्होंने थोड़ा क्या है कि एक दो शब्द, एक दो पद और बातें ठीक तरह से परिष्कार करके बताई है। तो भामह का काव्य लक्षण सुचारू रूप से मम्मट में आ गया है। यह उनकी एक विशेषता है। इस प्रकार वामन है, वामन ने गुण है, रीति है, अलंकार है, इन सभी की चर्चा की है। पर वामन में रस की उपेक्षा हमें देखने को मिलती है। मम्मट ने यह पूर्ति कर दी है। उन्होंने गुण की भी चर्चा की है, रीति की भी की है, अलंकार की भी की है, पर साथ में रस की भी बहुत अच्छी तरह से चर्चा मम्मट ने की है। तो इस प्रकार जिन जिन आचार्यों ने अपने अपने मत, तो वो मत को भी ले लिया है और जो न था वो भी ले आए हैं। जैसे कि आनंदवर्धन, आनंदवर्धन तो बहुत बड़े आचार्य हैं, वंदनीय है। काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति बुध समाम नाथ पूर्व, इस प्रकार आनंदवर्धन ने जो बताया है। और आनंदवर्धन ध्वनि के आचार्य है और उसका लक्ष्य भी ध्वनि ही था, इसलिए और कुछ चर्चा नहीं की है। तो मम्मट ने ध्वनि की चर्चा की और ध्वनि विरोधी मतों का खंडन भी किया, बहुत अच्छी तरह किया। और इसके कारण मम्मट को ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य, इस प्रकार का बिरुद मिला है। मम्मट ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य कहने लगे, क्योंकि ध्वनि का विरोध भी हुआ था और मम्मट ने ध्वनि का प्रस्थापन कर दिया पुनः। तो ध्वनिवाद और अच्छी तरह बाहर आया मम्मट काल से। यह भी बात एक बहुत अच्छी बात है। तो मम्मट ने ऐसा भी किया है। इस प्रकार सभी मतों का संक्षेप भी किया, सभी मतों का स्वीकार भी किया,
और जहाँ ऐसा लगा वहाँ सुधार भी किया। इस प्रकार मम्मट ने काव्य प्रकाश में बहुत सा समन्वय करके बहुत सा अच्छी तरह संक्षेप में सब बात बताई है। मम्मट की अपनी एक विशेषता रही है। अब हम बात करें काव्य प्रकाश में कौन कौन सी बात है और किस प्रकार है। मेरी दृष्टि से काव्य प्रकाश में मम्मट की एक विशेषता जो है ना, वो ये सूक्ष्मेष्टिका भी है और तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता, जैसे कि हम बोलते हैं शार्पनेस भी है। वो तुरंत उनको याद आ जाता है, तुरंत वे बताते भी है और स्पष्टता भी कर लेते हैं। बार 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 हमें ऐसा देखने को मिलता है, जैसे कि उन्होंने द्वितीय उल्लास में अभिधा मूला व्यंजना उसकी चर्चा की है। अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वेन कृते संयोगाद्यैरवाच्यार्थ धीकृत व्यापृतिरंजनम, इस प्रकार उन्होंने बताया। यह तो द्वितीय उल्लास में आया। फिर 10वें उल्लास में जब श्लेष अलंकार की वे चर्चा करते हैं, तो वहां बोलते हैं श्लेष स वाक्य एकस्मिन् यत्र अनेकार्थता भवेत्। ठीक बात है, पर उन्होंने उदाहरण देकर नीचे स्पष्टता की है कि यह अभिधा मूला व्यंजना नहीं है, क्योंकि अभिधा मूला व्यंजना में एक वाच्यार्थ होता है और अन्य अर्थ व्यंग्यार्थ होता है, जबकि श्लेष में दोनों वाच्यार्थ होते हैं। तो वो छोटी बात भी तुरंत याद करते हैं, तुरंत बता देते हैं कि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा है। मम्मट ने स्पष्टता बहुत अच्छी तरह करते हैं और उनकी एक कला वो है संकलन की। बस इसमें हम सब बात करेंगे। संकलन उनका बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। विश्वनाथ शिरोमणि बताते हैं कि पूरा काव्य प्रकाश काव्य लक्षण के आसपास ही घूम रहा है। काव्य का लक्षण है न, उस आसपास ही पूरा काव्य प्रकाश लिखा गया है। कैसे? देखो, काव्य लक्षण का पहला पद है तत्, तत् अदोषव। तत् का अर्थ है काव्यम, क्योंकि काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास की द्वितीय कारिका है काव्यम यशसेर्थ कृते व्यवहार विदेशिवेत रक्षत ये सत्य पर निर्वृत कांता संमित तयोपदेश युजे। तो वहां पर काव्यम शब्द है। फिर काव्य के प्रयोजन बताने के बाद तुरंत ही वे काव्य के हेतु बताते हैं। वहां भी उन्होंने लिखा है काव्य के हेतु में भी कि शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतु तदुद्भवे। तदुद्भवे तस्य उद्भवे तस्य कस्य काव्यस्य उद्भवे इति। तो काव्यस्य उद्भवे वहां भी उन्होंने लिखा है। अभी मैंने कहा कि वो स्पष्टता बहुत करते हैं अच्छी तरह से, तो यहाँ भी बात याद आ गई तो बता दूं कि काव्य के हेतु में वे बोलते हैं कि इति हेतु। काव्य के हेतु तीन है, पर तीनों को उन्होंने एक वचन में ले लिया है और बोलते हैं कि नहीं, हेतु हुए, अर्थात तीनों तीन जब मिलते हैं तभी काव्य बन पाता है। केवल शक्ति से काव्य नहीं बनता, केवल निपुणता से काव्य नहीं बनता, केवल अभ्यास से काव्य नहीं बनता। जब शक्ति, निपुणता और अभ्यास तीनों साथ में मिलते हैं तभी काव्य बन पाता है। काव्य तो इसलिए मम्मट कहते हैं काव्य का, ये काव्य के तीन हेतु नहीं है, तीन मिलकर एक ही हेतु है, ऐसा। तो मम्मट ने यह भी अच्छी बात बताई। इस प्रकार जहाँ जहाँ होता है वो स्पष्टता करते हैं। हम बात वे करते थे कि काव्य का जो लक्षण है, लक्षण के आसपास उन्होंने काव्य प्रकाश की पूरी रचना की है। तो तत्पद है वो काव्य का वाचक है। तो प्रथम उल्लास में काव्य के प्रयोजन, काव्य का लक्षण हेतु दिए, फिर काव्य के लक्षण दिए और काव्य के प्रकार भी दे दिए उन्होंने वहां पर। उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य, अवर काव्य। तो इस प्रकार तीन प्रकार के काव्य, तो काव्य की चर्चा प्रथम उल्लास में की है। फिर द्वितीय उल्लास आता है, वो शब्दार्थ, इस पद का विस्तार है, शब्द और अर्थ। द्वितीय उल्लास में उन्होंने तीन प्रकार के शब्द, तीन प्रकार के अर्थ और तीन प्रकार की शब्द शक्तियां, इनका परिचय दिया है। वाचक शब्द है, लक्षक शब्द है या लाक्षणिक, और व्यंजक शब्द है। तीन प्रकार के शब्द और तीन प्रकार के अर्थ है, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। तीन प्रकार के अर्थ भी दिए और इन अर्थ के पीछे जो शक्ति है, तो उन्होंने तीन शक्ति की भी, अभिधा,
लक्षणा और व्यंजना की भी चर्चा की है। यहाँ भी ऐसा नहीं है, संक्षेप करते हैं, कोई विषय छूट नहीं जाता। जैसे कि द्वितीय उल्लास की शुरुआत में ही वे बोलते हैं कि व्यंग्यार्थ है वो वाच्यार्थ से ही निकलता है, ऐसा नहीं है। व्यंग्यार्थ लक्ष्यार्थ से भी निकल सकता है, व्यंग्यार्थ व्यंग्यार्थ से भी निकल सकता है। इस प्रकार अर्थों का व्यंजकत्व, सभी अर्थों का व्यंजकत्व उन्होंने बताया है। ऐसे ऐसी विषयों की चर्चा करते हैं। और वाच्यार्थ में से व्यंग्यार्थ है, लक्षणा की चर्चा की है, वहां भी उन्होंने देखो बहुत अच्छा संकलन किया है। लक्षणा के 6 प्रकार बताए उन्होंने। क्योंकि लक्षणा है वो मुख्यत्वे लक्षणा, फिर उनके दो मुख्य प्रकार बनते हैं। एक है रूढ़ी मूला लक्षणा और दूसरी है प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा है ने उनके दो भाग है, शुद्धा लक्षणा और गौणी लक्षणा। शुद्धा लक्षणा के 4 प्रकार दिए उन्होंने, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, सारोपा लक्षणा, साध्यवसाना लक्षणा। गौणी लक्षणा के भी 2 प्रकार दिए, सारोपा लक्षणा और साध्यवसाना लक्षणा। इस प्रकार 6 प्रकार की लक्षणा की सुविस्तृत चर्चा की और चर्चा में लिख भी दिया, लक्षणा तेन षड्विधा। पर उनके मन में था तो इसलिए व्यंग्यार्थ को केंद्र में रखकर उन्होंने अन्य रीति से भी लक्षणों के 3 प्रकार दिए। तो यह मम्मट की विशेषता है, कोई विषय छूट नहीं जाता, उनका संकलन बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि ये लक्षण ऐसे व्यंग्य रहिता और व्यंग्य सहिता, व्यंग्य रहित लक्षणा और व्यंग्य सहित। और जो व्यंग्य सहित लक्षण है तच्गूढ़ मगूढ़ च, वो गूढ़ लक्षणा भी होती है और अगूढ़ लक्षणा भी होती है। इस प्रकार उन्होंने बता दिया। तो लक्षणा, और लक्षणा में क्या है कि 3 स्टेप्स होते हैं, 3 सोपान होते हैं लक्षणा में। प्रथम क्या होता है, मुख्यार्थवाद, फिर तद्योग, और फिर प्रयोजन होता है। जो प्रयोजनवती लक्षणा होती है तब उस लक्षणा का प्रयोजन भी होता है। अब यह जो प्रयोजन है वो प्रयोजन के पीछे कौन सी शब्द शक्ति काम करती है, इसकी बहुत अच्छी चर्चा मम्मट ने काव्य प्रकाश में की है। वो बताते हैं कि लक्षणा का जो प्रयोजन हमें मिलता है वो प्रयोजन व्यंजना ना पराक्रिया। वो बोलते हैं व्यंजना के सिवा कोई भी यहाँ शब्द व्यापार नहीं है, केवल व्यंजना ही है। उसका उन्होंने जो समर्थन किया है बहुत अच्छी तरह से किया है। तो यह भी एक मम्मट के संकलन, ये सब विषयों का संकलन है। तो शब्दार्थ इसके बारे में उन्होंने दूसरा उल्लास लिख लिया। अब क्या है कि अर्थ है उसमें व्यंग्यार्थ भी है। दूसरे उल्लास में उसने लक्षणा के प्रयोजन के संदर्भ में लक्षणा मूला व्यंजना की चर्चा की, फिर अभिधा मूला व्यंजना की चर्चा की। अभिधा मूला व्यंजना यद्यपि बहुत सीमित क्षेत्र की है, बहुत उसका क्षेत्र बहुत सीमित है, पर तो भी अनेकार्थ शब्द होना चाहिए, यह सब बताया। अब तीसरा उल्लास जो है वो आर्थी व्यंजना का ले लिया उन्होंने। उसमें आर्थी व्यंजना की उदाहरण से चर्चा की है कि आर्थी व्यंजना के कारण, उनके परिबल, यह सब बताया। तो मम्मट की यह भी एक शब्दार्थ हो इस पद के लिए, इस पद की विस्तृत चर्चा करने के लिए दूसरा और तीसरा उल्लास उन्हें लिख दिया। अब क्या है कि काव्य के प्रकार उन्होंने पहले उल्लास में दिए थे, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अवर काव्य। इन काव्यों की विस्तृत चर्चा आवश्यक थी, तो उन्होंने चौथा, पांचवा और छठा उल्लास, ये 3 उल्लास इन तीनों के पीछे लिखे। चौथा उल्लास जो है उसमें उत्तम काव्य की चर्चा की है, और उसमें बहुत महत्वपूर्ण चर्चा जो है वो रस के बारे में है। वो भी बहुत अच्छी चर्चा का है वहां पर। और उत्तम काव्य, ध्वनि काव्य जिसे हम कहते हैं, वो उसमें बताया। पांचवा जो उल्लास है उसमें मध्यम काव्य और गुणीभूत व्यंग्य काव्य जिसे हम कहते हैं मध्यम काव्य को, वो बताया। और छठा जो उल्लास है, छठे उल्लास में उन्होंने अवर काव्य की चर्चा की है, यह बात बताई उन्होंने छठे उल्लास में। फिर सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, तो उसमें क्या किया है उन्होंने, मम्मट ने बहुत अच्छे ढंग से वहां पर यह सब विषय क्या गुम्फन किया है, जिसे हम संकलन की कला कह सकते हैं मम्मट की। और सातवें उल्लास में उन्होंने दोष की चर्चा की है, काव्य दोष की। ये काव्य में कौन से दोष होते हैं, 16 दोष की चर्चा उन्होंने
सातवें उल्लास में की है। पर इस चर्चा में कहीं कहीं मम्मट इतनी गूढ़ चर्चा करते हैं, कभी ऐसा लगता है, कभी अस्पष्टता भी आ जाती है। जैसे अवाचकत्व दोष है, अवाचकत्व दोष के 3 उदाहरण उन्होंने दिए हैं। तो 2 उदाहरण जो है वो ठीक नहीं लगते हमें देखने से। ऐसा नहीं कि हम मम्मट का की आलोचना कर रहे हैं, ऐसा नहीं, पर मम्मट के जो 2 उदाहरण है, भारवी का उदाहरण लिया है, जनस्य जंतुना, और एक दूसरा श्लोक विक्रम और वशीय से लिया है, और बोलते हैं दीन शब्द है वो प्रकाश का वाचक नहीं बनता, इस प्रकार अवाचकत्व का दोष है, इस प्रकार उन्होंने बताया, और वो भी ठीक नहीं लगता। एक उदाहरण ही अच्छा लगता है। तो मम्मट क्या है कि जहां दोष नहीं होते वहां दोष दिखने का प्रयास करते हो, ऐसा कभी कभी लगता है। ओ, किसी आलोचक ने इसलिए कह भी दिया है कि काव्य प्रकाशो यवन काव्याली च कुलांगना अनेन प्रसवा कृष्टा कष्टा मेषा स्नुते दशाम, इस प्रकार कर दिया है। मम्मट की आलोचना भी की है कि मम्मट हठ पूर्वक बला तो कहीं भी दोष दिखने लगते हैं, ऐसा भी है। तो कड़क आलोचक तो है ही मम्मट, ऐसा हम कह सकते हैं। मम्मट की आलोचना ऐसी होती है। तो दोष प्रकरण में उन्होंने ऐसे ऐसे दोष बताए हैं। 16 दोष की चर्चा की है, बहुत अच्छी चर्चा है। और काव्य निर्दोष होना चाहिए, यह बात बहुत अच्छी तरह से उन्होंने की। फिर 8वें उल्लास में मम्मट रीति गुण इन सभी की चर्चा करते हैं 8वें उल्लास में। तो वो भी क्या है कि एक समन्वय की भी बात है, और इस प्रकार दोष गुण ये सब जो है, दोष के बाद ये गुण की चर्चा की है, रीति की चर्चा की है। तो 8वां उल्लास भी ऐसा है। और 9वां उल्लास जो है, 9वें उल्लास में उन्होंने क्या किया है कि शब्द चित्र इसकी चर्चा की है, जो चित्र काव्य हम बोलते हैं। चित्र काव्य क्या है कि पहले उल्लास में मम्मट ने बताया था शब्द चित्र वाच्य चित्र, शब्द चित्र भी होते हैं, वाच्य चित्र भी होते हैं। तो शब्द चित्र में शब्द क्रीड़ा की बात है, तो वहाँ खड्ग बंध से वे शुरू करते हैं। वे बोलते हैं खड्ग बंध है, फिर पद्म बंध बताया, मूरज बंध बताया मम्मट ने, और इस प्रकार सर्वतोभद्र भी बताया। वो बोलते हैं कि दिंग मात्र निर्देश में करता हूँ, दिंग मात्र निर्देश, तो यह भी किया। और तो अनलंकृति पुनः क्वापी, इसकी चर्चा उन्होंने की है। यह लक्षण बहुत अच्छा है, जानने जैसा है। उसमें नीचे जब प्रथम उल्लास में ये जो लक्षण लिखा, उस लक्षण की व्याख्या करते हुए उन्होंने वृत्ति में लिखा है कि स्फुटालंकार विरहेपि न काव्यत्वहानि ही। स्फुट अलंकार न हो, स्पष्ट अलंकार न हो तो भी काव्य में हानि नहीं होती है। तो कई विवेचकों ने ऐसा अर्थ किया है कि काव्य में अलंकार होना ही चाहिए, चाहे स्पष्ट रूप से हो चाहे अस्पष्ट रूप से हो। तो वहां पर उन्होंने विभावना और विशेषोक्ति अलंकार, यह कौमार रहस एव हिवर त्या एव चैत्र क्षपास्ते चैव, इस प्रकार जो श्लोक लिखा है उसमें विभावना अलंकार भी है और विशेषोक्ति भी अलंकार है। विशेषोक्ति रखंडेशु कारणेशु फलावचः, इस प्रकार। तो कार्य कारण पर आधारित विशेषोक्ति और विभावना अलंकार है। वहां पर क्या है कि अलंकार में स्पष्ट कारण और कार्य का निषेध होना चाहिए, और जहां पर स्पष्ट निषेध न हो वहां पर यह अलंकार अस्पष्ट है। तो इस श्लोक में अस्पष्ट रूप से विभावना अलंकार भी है और विशेषोक्ति अलंकार भी है। तो मोहम्मद बोलते हैं कि अनलंकृति पुनः क्वापी, क्वापी, इस पद में ऐसा लिखा है कि स्फुट अलंकार विरहे भी न काव्यत्व हानि ही। तो स्फुट अलंकार न हो तो कोई हानि नहीं होती है, पर अलंकार का स्वीकार तो करते हैं मोहम्मद। तो उन्होंने 9वें उल्लास में इस प्रकार अलंकार लिए है, वहां उन्होंने शब्द अलंकार लिए हैं, उभय अलंकार भी लिए हैं, और ऐसे जो चित्र में हम लिख सके पद्मबंध मूरजबंध, ऐसे ऐसे अलंकारों का भी उन्होंने हमें परिचय दिया है। और 10वें उल्लास में एक अलंकार का, अर्थालंकार का परिचय दिया है।
और वहां भी जहां जहां उनको ऐसा लगता है, मानो कि व्याजोक्ति अलंकार है, व्याजोक्ति षद्मनोद्भिन्न वस्तु रूप निगुहनम, तो वहां क्या है कि सच्चा जो कारण होता है वो छुपाया जाता है, और गलत कारण, तो ऐसा कुछ अपहनुति अलंकार में भी होता है। प्रकृतम यन निषिध्यान्यत् साध्यते सात्वपहनुति, प्रकृत का निषेध किया जाता है और अप्रकृत की स्थापना की जाती है। जैसे कि हम कह सकते हैं ना, नायम सुधांशु किम तरही व्योम गंगा सरोरुहम, न अयम सुधांशु, गगने आकाश गंगा विद्यते, आकाश गंगायां चंद्रः दृश्यते, चंद्रम दृष्ट्वा कविः कथयति, चंद्रम दृष्ट्वा नायम सुधांशु, अहो अयम सुधांशु न, किं तर्हि, वयं पृच्छामः कवये, तर्हि कविः कथयति अयम सुधांशु न व्योम गंगा सरोरुहम, आकाश गंगा में खिला हुआ कमल है। इस प्रकार तो प्रकृत का निषेध करते हैं और अप्रकृत की स्थापना करते हैं। व्याजोक्ति में ऐसा होता है तो बोलते हैं कि नहीं, न चैषा अपहनुति ही, वहां लिख लेते हैं मोमट की अपहनुति या नहीं है, क्योंकि प्रकृत अप्रकृत के बीच जो साम्य होता है उसका वहां अभाव होता है। इस प्रकार वो स्पष्टता भी कर ही लेते हैं मोमट। तो 10वें उल्लास में अर्थालंकार की चर्चा की है, और लिखते भी है कि अलंकार में वक्रोक्ति होनी चाहिए, उन्होंने लिखा है, यह भी उनकी दृष्टि है। वो बोलते हैं कि वक्रोक्ति का अर्थ क्या है कि चमत्कृति पूर्ण उक्ति, कि हम किसी को भी उपमेय बनाकर, किसी को भी उपमान बनाकर और उनका सादृश्य साधर्म्य हम बता दे तो ये उपमा अलंकार नहीं बनता। जब कभी भी अलंकार आप बनाइए, जब अलंकार का प्रयोग करें तो उसमें चमत्कृति होनी ही चाहिए, बिना चमत्कृति तो कैसे हो सकता है। तो वहां लिखा है उन्होंने 10वें उल्लास में कि चमत्कृति तो होनी चाहिए, यह विधान सभी अलंकारों से के साथ हमें लेना चाहिए कि अलंकार बनाने हैं, अलंकार का प्रयोग करना है अगर, तो अलंकार में चमत्कृति होनी ही चाहिए, बिना चमत्कृति अलंकार नहीं हो सकता, यह भी उन्होंने कहा है। तो पूरे पूरे 10 उल्लास वो काव्य लक्षण के आसपास वो घूम रहे हैं मम्मट। तो आचार्य विश्वेश्वर सिद्धांत शिरोमणि बोलते हैं कि मम्मट का यही महत्व रहा है कि 10 उल्लास में उन्होंने जो कुछ चर्चा की है बहुत अच्छी तरह की है, और सभी मत सभी उसमें ले लिए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि यह तो ठीक है, लिया ही है मम्मट का इतना बड़ा प्रदान, तो उसमें गवेषणा के विषय बहुत से हैं, बहुत सा हुआ भी है, करने भी चाहिए, हम करते भी रहे हैं, पर क्या है कि उसके संदर्भ में आधुनिक विषय में हमें क्या करना चाहिए, यह सब हमें देखने को मिलता है। तो मम्मट का इतना बड़ा प्रदान, अब हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने जो कहा कि मम्मट सभी विषयों का, पर उन्होंने क्या है मीमांसा न्याय सभी का, तो मम्मट इतने बड़े आचार्य है, वाग देवता अवतार भी है, तो वाग देवता अवतार होने के नाते हम कैसे ऐसे कह सकते हैं कि वाग देवता अवतार हो। देखो वामनाचार्य जो जड़ की कर्म बोलते हैं, उन्होंने कहा है कि मम्मट हृदय से तो वैयाकरण है, व्याकरण के समर्थ पंडित है, वैसे सभी शास्त्र जानते हैं, और व्याकरण है हृदय से है, तो व्याकरण की बहुत सी बात, मानो कि लुप्त उपमा हो, उपमा की चर्चा हो, क्यंग क्यच इत्यादि प्रत्ययों की चर्चा वे करते हैं, वहाँ उनका व्याकरण का महत्व हम देख सकते हैं। मैंने जो अभी बताया कि लक्षणा में प्रयोजन जो है, तो वहाँ ज्ञातता अन्य है, ज्ञेय पदार्थ अन्य, इसी ज्ञातता पदार्थ की चर्चा की है। कहीं कहीं वे न्याय ले आते हैं, कभी कहीं मीमांसा, और मीमांसा जानने न्याय जानना, वेदांत की बातें भी वे बताते हैं कभी कभी, और विलक्षणता भी उनकी एक विशेषता है। जैसे कि काव्य प्रकाश की प्रथम कारिका, तो वहां इष्ट देव को प्रणाम ऐसा नहीं, उन्होंने लिख दिया नियतिकृत नियम रहिताम लादैकमयी मनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मिति माददति भारती कवेर जयति, ऐसा लिख दिया।
भवभूति भी मुझे ऐसा लगता है, भवभूति भी ऐसा किया है, वंदे महीचताम वाचम अमृताम आत्मनः कला, और कुछ नहीं, अमृताम आत्मनः कलाम वयम वंदे में वंदे में इति। तो मम्मट ने भी ऐसा कर दिया है, तो यह उनकी विलक्षणता है। वे कवे है भारती जयती, बस इतना ही बोल लेते हैं, कवि की भारती, कवि की वाणी और कैसी है, किस प्रकार है, तो नियति कृत नियम रहिताम, ये सब कुछ बता दिया। यह उनकी मम्मट की अपनी एक विलक्षणता है, विद्वत्ता भी है। तो मैंने कहा कि प्रयोजन जो व्यंग्यार्थ से निष्पन्न होता है, व्यंजना शक्ति से प्रयोजन मिलता है, वहाँ उन्होंने जो चर्चा की है, वहाँ दार्शनिक चर्चा भी उन्होंने की है, बहुत संक्षेप में की है, पर कर दी है। और दूसरी क्या है कि कभी कभी तो इतना संक्षेप में कह देते हैं और ले भी लेते हैं, जैसे कि संकेत की चर्चा की है, उन्होंने वाचक शब्द की व्याख्या की है, साक्षात संकेतितम योर्थम अभिधत्ते सवाचकः। संकेत कहाँ रहता है, संकेत कहाँ होता है? पहले उन्होंने व्यक्तिवाद दिया, व्यक्तिवाद के बाद जात्यादिवाद, फिर जातिवाद, फिर जाति विशिष्ट व्यक्तिवाद, और फिर उन्होंने अपोहवाद बुद्ध का, यह सब दिया है। पर अपोहवाद के लिए तो तद्वान, बस ऐसे ही पद का प्रयोग वे करते हैं। वे पहले बता देते हैं कि संकेत कहाँ रहता है, किस प्रकार रहता है, पर उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, समस्या होती है, ये भी बता देते हैं। और स्वयं जात्यादिवाद का मानव स्वीकार करते ऐसा लगता है, तो वहां भी प्रमाण देते हैं कि चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति ही इति महाभाष्यकारः, इस प्रकार वे बता भी देते हैं। तो मम्मट का यह क्या है कि बड़ा योगदान है, और उसकी ये एक प्रकार का प्रभुत्व भी है अनेक शास्त्रों पर। हमारे गुजराती के संपादक ने लिखा है 600 कवियों, अन्य लेखकों, उनके उदाहरण मम्मट ने काव्य प्रकाश में लिए हैं। तो मम्मट का प्रदान या मम्मट की महत्ता दो बारे में है। ज्ञान है ने, ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक गहनता और व्यापकता, दो विशेषता ही होती है। तो ज्ञान मम्मट में गहन ज्ञान है, व्यापक ज्ञान भी है, तो गहनता भी है और व्यापकता भी है। बहुत से कवियों, लेखकों, अलंकारिकों को पढ़कर उन्होंने काव्य प्रकाश लिया, लिखा। तो यह उनकी क्या है कि व्यापक ज्ञान उनका हमें पता चलता है। और जहाँ जहाँ सूक्ष्म चर्चा करते हैं, तो वहाँ हमें लगता है कि मम्मट है वो गहन विद्वान भी है, अनेक शास्त्रों के गहन विद्वान है। न्याय की बात भी आती है, व्याकरण की भी आती है, दार्शनिक बातें भी होती है, न केवल काव्य की ही चर्चा वे करते हैं। इस प्रकार तो मम्मट है, इसके ये ज्ञान की दोनों बातें हमें अच्छी तरह जानने को मिलती है। और दूसरी बात यह है कि पहले वो बता देते हैं, तो वहाँ स्पष्टता और कर लेते हैं। जैसे कि प्रथम काव्य में, प्रथम उल्लास में उन्होंने ध्वनि काव्य का उदाहरण दिया है, उत्तम काव्य का। फिर वो लिखते हैं कि इसमें अधम पदे न व्यज्यते, वो बता भी देते हैं कि इस प्रकार व्यंजना प्रकटित होती है, इस प्रकार गुणीभूत होता है। तो उनकी स्पष्टता, उसकी उनकी सूक्ष्मता और उनकी व्यापकता, उनकी गहनता, ये सब मम्मट की बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। मैं कह सकता हूँ मम्मट कैसे हैं और उन्होंने क्या किया है, तो मुझे एक ऐसी एक गजल याद आती है, मैं बताना चाहूंगा कि सबकी सुनना अपनी कहना, सबकी सुनना अपनी करना, शहर वफा से जब भी गुजरना। अलंकार शास्त्र के मार्ग में गुजरते गुजरते सबकी सुनते हैं मम्मट, लिखते हैं अपने ढंग से, सबकी सुनना अपनी करना, शहर वफा से जब भी गुजरना, और फूलों का अंदाज सिमटना, खुशबू का अंदाज बिखरना। मम्मट का यही है, उन्होंने कहीं कहीं से सुगंध ली है और बिखेर दी, फिर उन्होंने काव्य प्रकाश में फूलों का अंदाज सिमटना, खुशबू का अंदाज बिखरना, ऐसा कहा है। अनगिन बूंदों में कुछ को ही आता है फूलों पे ठहरना, जो बूंद गिरती है उनको फूल पर ठहरना है, तो ठहरना बहुत बूंदों में से कुछ को ही आता है। मम्मट जैसे आचार्य को ऐसा हुआ
कि वो समय पर स्थिर रह सके हैं, आज भी वो मिट नहीं पाए हैं। तो मम्मट के लिए कहा जा सकता है, अनगिन बूंदों में कुछ कोई आता है फूलों पे ठहरना, बरसों याद रखे ये मौजे, दरिया से यूं पार उतरना। ये दरिया है, अलंकार शास्त्र बहुत बड़ा सिंधु है, और वो उसको पार करना है। तो कुछ कोई ऐसा आता है, तो बरसों याद, और अलंकार शास्त्र के आचार्य और अलंकार शास्त्र के विद्वान मम्मट को तो याद करेंगे ही। बरसों याद रखे ये मौजे, दरिया से यूं पार उतरना, ऐसा कहे। और तो ये इस प्रकार मम्मट ने अपने ढंग से सब कुछ लिखा है, सब कुछ अच्छी तरह से किया है ना। तो मम्मट जैसे आचार्य संस्कृत में हुए, और हम उनको एक माइलस्टोन के रूप में स्वीकारते हैं। और तो मैं और अधिक सूक्ष्म चर्चा करने के लिए बात करूं तो मानो कि हम ऐसी बात कर सकते हैं कि तीसरे उल्लास में, और वो बोलते हैं कि अर्थ की सहकारिता होती है, दूसरे उल्लास में भी उन्होंने कहा है। फिर 10वें उल्लास में, अलंकार शास्त्र में, रस के सिद्धांत में और ध्वनि की स्थापना में उन्होंने क्या क्या बहुत अच्छी तरह से 5वें उल्लास में सब कुछ किया है। गहन चर्चा तो मैं कर भी नहीं पाता इस समय, और इतना तो बड़ा विद्वान नहीं, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि मम्मट ने जो किया है वो बहुत अच्छी तरह से किया है। देखो, उपमा अलंकार है, उपमा में उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बताई कि श्रौती उपमा और आरथी उपमा, ये बहुत सूक्ष्म चर्चा है, क्योंकि आरथी उपमा में और श्रौती उपमा में क्या फर्क होता है। और इव अव्यय है, उत्प्रेक्षा में भी आएगा। तो मम्मट ने लुप्तोपमा उपमा के प्रकार दिए भी है, और सभी स्पष्ट रूप से और अच्छी तरह से वे चर्चा करते हैं कि पूर्णोपमा भी होती है, फिर लुप्तोपमा भी होती है। पूर्णोपमा जो होती है तो आरथी भी होती है और श्रौती भी होती है। आरथी और श्रौती होती है वो वाक्य गा भी होती है, समास गा भी होती है, और तद्धित गा भी होती है। वत प्रत्यय वो तद्धित का है, तो कमल वत, तो वो बोलते हैं कि वो तद्धित गा बनती है। तो वाक्य गा, समास गा, तद्धित गा, इस प्रकार 6 प्रकार की उपमा का उन्होंने निरूपण किया मम्मट ने। इस प्रकार सभी प्रकार, अप्रस्तुत प्रशंसा हो, दीपक हो, तुल्य योगिता हो, दृष्टांत हो, सभी की उन्होंने अच्छी तरह से वो बहुत ठीक तरह से वे चर्चा करते हैं। तो मम्मट का जो एक एक बात को हम लेते जाएं तो ऐसी लगती है कि मानो कि काव्य के प्रकार, काव्य के लक्षण, और मैंने कहा इस प्रकार विभावना और विशेषोक्ति की बात, ये भी उन्होंने की है। और मैं आगे कहता हूँ कि अलंकार शास्त्र जो है, और अलंकार शास्त्र की जो विशेषताएं हैं वो भी मम्मट ने, तो आगे जैसे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, दृष्टांत अलंकार, प्रति वस्तु उपमा तो सा, वो बोलते हैं वहाँ कौन सा संबंध है, कौन से भाव है, कौन से प्रकार है, व्यतिरेक अलंकार है, बहुत से अच्छी तरह से किया है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मम्मट एक बहुत बड़े आचार्य है, और मम्मट ने जो कुछ किया है बहुत अच्छी तरह से किया है। और सर्वांगीण चर्चा में, गवेषणा के विषय में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पहली बात यह है कि मम्मट अनेक विषयों का उद्गम स्थान है, यह गवेषणा करनी चाहिए। मम्मट के बाद बहुत सी चर्चा नहीं हुई है जो सैद्धांतिक, यह भी हमें चर्चा करनी चाहिए, गवेषणा इसकी भी करनी चाहिए। सूत्रात्मकता भी है मम्मट में, सर्वांगीण चर्चा भी है, सभी वादों का समन्वय भी है। और जो जो आचार्य ने नहीं किया है, वो अपने ग्रंथों में चर्चा नहीं की, वो भी उन्होंने कर ली है। तो मम्मट का काव्य प्रकाश एक सर्वांगीण अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है, और ऐसे आचार्य को
हम नमन करना चाहेंगे। और मैं अपना वक्तव्य यहाँ पर पूरा करना चाहूँगा। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।